कांग्रेस संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बापू को लेकर जो रैलियां पूरे देश भर में करना चाह रही थी, उसको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते टाल दिया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाल ही में बेलगावी में एक रैली को आयोजित किया गया था, लेकिन उस रैली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए और ये बताया गया कि राहुल गांधी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, राहुल गांधी अस्वस्थ हैं, इसी कारण से वो बेलगावी में रैली को संबोधित नहीं कर पाए। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दूसरी रैली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में की है, जो कि मध्य प्रदेश के मुंह में है, जो इंदौर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर था। और कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व आज इस रैली में पहुंचे थे। कांग्रेस की इस जय बापू, जय भीम, जय संविधान की रैली को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मौजूदा सरकार के ऊपर कई तीखे प्रहार किए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने आज मुंह में रैली को संबोधित करते हुए जीएसटी जैसे मुद्दे और साथ ही अगर हम बात करें जो जातिगत जनगणना है, ये मुद्दा हो गया या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि आज रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सब मुंह के मंच से है ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। उसके साथ ही जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तीखे प्रहार किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं वो कभी भी देश की आज़ादी में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई तीखे प्रहार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के ऊपर किए। राहुल गांधी ने आईआईटी और आईआईएम के मुद्दे भी रखे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग आईआईटी और आईआईएम करके पहुंचते हैं उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आज राहुल गांधी ने मुँह से उठाए हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तीखे प्रहार किए हैं। आपको इसी कड़ी में जानकारी दे दें कि जो कांग्रेस पार्टी की जो ये रैली है और जो ये कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोग्राम आयोजित कर रही है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये अगले साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी देश भर में इस तरीके की रैली लगातार करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर। देहरादून से मैं हूं संचित शर्मा, आपके साथ एक बड़ी खबर को लेकर के। और 38वें राष्ट्रीय जो खेलों का आयोजन होना है उसके लिए इस बार उत्तराखंड को मेज़बानी करने का मौका मिला है। इसको देखते हुए उत्तराखंड के अंदर जो तैयारियां हैं वो पूरी तेज़ कर ली गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो सिक्योरिटी रहेगी, जो रूट प्लान रहेगा, उसकी पूरी तैयारियां कर ली और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार नज़र आ रहा है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो भविष्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है उसका कितना फ़ायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिलता है। क्योंकि अगर खेलों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अब जो नए युवा हैं, या कहें कि अगर युवाओं की बात करें तो खेलों से लेकर के उनका जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है और खेलों में बच्चों की रुचि बढ़े और खेलों में मेडल उत्तराखंड के नाम भी आए, इसको लेकर के जो खेल मंत्री रेखा आर्या हैं वो तैयारियां करना चाह रही है और साथ ही साथ वो काफ़ी कुछ तैयार कर चुकी हैं। रेखा आर्या ने बातचीत में ये भी बताया कि इस आयोजन से उत्तराखंड के युवाओं को एक नया मंच, एक नया आयाम मिलेगा। साथ ही साथ जो उपकरण और जो चीज़ें इसके लिए तैयार की जाएंगी उसमें निश्चित तौर पे जो युवा हैं उनको आगे तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेलों का जब आयोजन उत्तराखंड के अंदर होगा तो इसको लेकर के जो उत्तराखंड के अंदर जो युवा वर्ग है उनके अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उनको एक बड़ा मंच जो मिलने जा रहा है, इससे आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में भी उनको एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश के अंदर अगर इतने बड़े आयोजन होते हैं तो यहाँ के युवा वर्गों को उसका फ़ायदा मिलेगा और निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में हर साल लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का इस बार 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आगाज़ होने वाला है। इसी को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग लगातार मेला परिसर पहुंच रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार में अरविंद शर्मा सूरजकुंड पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया और मेले का जायज़ा लिया और तैयारियों की जानकारी लेते हुए फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि इस बार का सूरजकुंड मेला और बार से कुछ खास किस तरह से रहने वाला है। तो वहीं जानकारी देते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि इस बार 2 राज्य इसमें पार्टनर होंगे, तो वहीं 6 कंट्रियां इसमें शामिल होने जा रही हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन ने लगभग तय कर ली है। तो आने वाले समय में किस तरह से वहां पर रहने वाली हैं उसकी भी जानकारी देते हुए अरविंद शर्मा ने बताया कि इस बार QR कोड के जरिए आप आसानी से टिकट खरीद सकते हैं, जबकि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो वहीं पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए भी इस बार खास व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं जो देश विदेश से पर्यटक इस सूरजकुंड मेले परिसर में पहुंचते हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था और अच्छा व्यवस्था के साथ साथ सुख सुविधाएं उनको मिल सके, इन चीज़ों को भी सही तरीके से किया जा सके, इसी को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं इतनी ज़्यादा संख्या में पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। तो वहीं अब कुछ ही दिनों को लेकर जो शेष रहे हैं, ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है और इस बार बताया जा रहा है कि संख्या भी सूरजकुंड में पर्यटकों की बढ़ने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ नया इस बार सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सारे राज्यों के और सारे बड़े नेताओं को दिल्ली में उतार दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव को नाक का सवाल बना दिया है। अब सिर्फ ट्रंप का आना बाकी रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे जो दिल्ली की जनता से किए जा रहे हैं। हालांकि संकल्प पत्र 3 आने के बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता हमलावर हो रहे हैं। एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि संजय सिंह के इस बयान को लेकर दिल्ली में क्या राजनीतिक भूचाल मचता है। लेकिन वहीं जिस तरह से संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं, कांग्रेस भी इसमें अछूती नहीं है। कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी जमकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो वादे पिछले 12 सालों से अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, उनको पूरा करने में वो सफल नहीं हुए। जबकि पिछले 15 साल का कार्यकाल शीला दीक्षित का दिल्ली की जनता आज भी याद करती है। शीला दीक्षित के बनाए हुए कामों का फीता काटकर दिल्ली की जनता को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस आपसी लड़ाई में बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि जो कल तक एक साथ गले में गले डालकर, हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे थे, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, आज वो सब एक हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता को अब फैसला करना होगा कि वो आखिर किसका साथ देगी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पंजाब के अंदर एक बार फिर खुफिया विभाग ने आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार खुफिया विभाग ने पंजाब के 78 पुलिस थानों पर आतंकी हमले होने का अलर्ट जारी किया है, जो कि पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों से सटे हुए संबंधित हैं। इस अलर्ट के बाद पंजाब पुलिस फिर से चौकस हो गई है और अब इन थानों पर पूरी निगरानी आने वाले समय के अंदर की जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विदेशों के अंदर बैठे आतंकी और ख़ासतौर पर खालिस्तान से जुड़े जो समर्थक हैं, वो पंजाब पुलिस के थानों को टारगेट कर सकते हैं। ऐसा खुफिया विभाग ने पंजाब के DGP और पंजाब पुलिस के जो बाकी खुफिया नेटवर्क है उसको ये जानकारी साझा की है।
खुफिया विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ग्रेनेड अटैक के अलावा थानों के अंदर कई तरह के ब्लास्ट जो है वो करवाए जा सकते हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। पंजाब पुलिस की माने तो जिन 78 पुलिस थानों को लेकर टारगेट करने की बात कही गई है, अब उनका पूरी तरीके से नवीनीकरण किया जाएगा और इनकी पूरी जो दीवारें हैं उनको कंटीली तार से पूरे तरीके से सील किया जाएगा, ताकि बाहरी जो व्यक्ति हैं वो थानों के अंदर या इर्द गिर्द प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा जो थानों के बाहर जो चेक पोस्ट होती है संतरियों की, उसको भी अब 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है और वहां पर 24 घंटे अब संतरी या फिर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो पहरा देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन थानों की जो बिल्डिंग पूरी तरीके से बेकार हो चुकी हैं या जो दीवारें काफ़ी जर्जर बन चुकी हैं, उन दीवारों को वहां से ध्वस्त कर दिया जाएगा और नई दीवारें और बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी और आने वाले करीब 4 महीने के अंदर ये काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही पंजाब के करीब 10 से आसपास जो पुलिस थाने थे वहां पर अलग अलग अटैक हुए थे। हालांकि किसी की जान इन धमाकों के अंदर नहीं गई थी, बहुत लो डेंसिटी के ये धमाके किए गए थे, लेकिन इसको लेकर लगातार जो खुफिया विभाग है वो पंजाब पुलिस के साथ जो जानकारी थी वो साझी कर रहा था और अब नया जो इनपुट मिला है वो पंजाब के 78 पुलिस थानों को लेकर है और इन 4 जिलों के अंदर अब आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के कई ऐसे डीएसपी और एसएचओ हैं जिनको इन थानों की निगरानी के लिए कड़े निर्देश जो है वो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली। आने वाली 5 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें 15 पॉइंट जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने रखे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर हम सत्ता में दोबारा वापसी करते हैं तो फ्री बिजली की जो योजना है वो रहेगी। 24 घंटे योजना जो है दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो SC समाज के बच्चे हैं उनको विदेश में पढ़ाने का काम होगा। उनको रहने के, भोजन की सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। उसके बावजूद जो पुजारी ग्रंथी योजना है उसके अंतर्गत पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। संजीवनी योजना के अंतर्गत 60 साल के बुजुर्गों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज दिया जाएगा। 24 घंटे मुफ्त बिजली का बात लगातार दिल्ली सरकार कर रही है। तीर्थ यात्रा योजना हो या जो पूर्व में योजनाएं रही हैं वो योजनाएं लगातार उसी तरीके से जारी रहेंगी। उसके बावजूद दिल्ली में 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। RWS को जो गार्ड्स हैं उसकी सैलरी दिल्ली सरकार स्वयं देगी। ऑटो रिक्शा चालक हैं उनको कहीं ना कहीं ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को, उनकी बेटियों को 1 लाख रुपए उनकी शादी में दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। बहरहाल दिल्ली की जनता इन तमाम योजनाओं पर कितना भरोसा जताती है और इस बार जब दिल्ली के विधानसभा के नतीजे सामने आएंगे, क्या एक बार फिर से चौथी बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, ये तस्वीर साफ होगी। सोगी बलदेव के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे में GBS के मरीज 100 के पार, पहली मौत की आशंका, इलाज पर सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं शाहिद अहमद। महाराष्ट्र में गिलियन बार सिंड्रोम GBS के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुणे में GBS के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और एक संदिग्ध जो है मौत की खबर सामने आई है। सरकार ने पुणे के कुछ इलाकों में मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, लेकिन इस बीमारी का इलाज बेहद महंगा है। GBS एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद तंत्रिक तंत्र पर हमला करती है। डॉक्टरों के मुताबिक कैम्पलोबैक्टर जेजुनी
बैक्टीरिया इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। मरीज के परिजनों ने बताया कि इसका इलाज बहुत महंगा है। सिर्फ IVIG इंजेक्शन ही 20,000 रुपये का है और 13 इंजेक्शन लग चुके हैं और यह आम आदमी के लिए असंभव है। इस पर राज्य सरकार ने, खासतौर से उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पिंपरी चिंचवड़ के मरीजों का YCM अस्पताल में और पुणे शहर के मरीजों का कमला नेहरू अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। साथ ही ग्रामीण मरीजों का इलाज ससून अस्पताल में कराए जाने की योजना है। डॉक्टरों के अनुसार GBS का समय पर इलाज न किया जाए तो ये घातक हो सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। GBS का खतरा बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इलाज के लिए कदम भी उठाए हैं, लेकिन क्या अस्पतालों में इलाज सुचारू रूप से मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और सिटी रिपोर्टर में देहरादून से मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ आज बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से किया गया अपना प्रमुख वादा यानी कॉमन सिविल कोड को पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूरे प्रदेश में कॉमन सिविल कोड के प्रभावी होने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही देश में बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित कॉमन सिविल कोड लागू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इसको लागू किया है। इसके पहले जो भी कमियां थी इस कानून में उसे दूर कर दिया गया है और इसके बाद भी जो कमियां होगी आगे उनको दूर करने की संभावनाएं भी छोड़ी गई हैं। सभी लॉ अधिकारियों को, इन्फोर्समेंट अधिकारियों को इस कानून को लागू कराने के लिए प्रशिक्षित भी कर दिया गया है। इस कानून को लागू होने के बाद जो दिक्कतें आएंगी व्यवहारिक, उसे समय रहते दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड में ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पूरे देश में छोटा राज्य होने के बावजूद सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने का एकमात्र उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पे भेद को दूर करना है। उन्होंने कहा इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है और राज्य की नज़रों में सभी नागरिक समान हैं और ये कानून ये सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड में सरकार की नज़रों में सभी लोगों को समान अवसर मिले, कोई भी भेदभाव किसी भी आधार पर न किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कानून के लागू होने के बाद किस तरह से जनता का रिएक्शन आता है और सरकार उन रिएक्शंस पे क्या एक्शन लेती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। जहां महाकुंभ चल रहा है, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं और वहां पर ध्यान स्नान लगातार श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए कि मौनी अमावस्या के दृष्टिगत प्रयागराज कुंभ में ही श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि अयोध्या हो या नैमिषारण्य सीतापुर का, वहां पर भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या के दृष्टिगत जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 29 जनवरी को बढ़ने की पूरी संभावना है और शायद यही वजह है कि लगातार अधिकारियों द्वारा धार्मिक स्थलों पर निरीक्षण किया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु आएँ वो अपना दर्शन और स्नान के लिए उन्हें कोई असुविधा न हो, इस बात का पूरा प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने में जुटा है। और यही वजह है कि आप देखिए ADG जोन लखनऊ SP सिडोरकर खुद अयोध्या पहुंचकर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो अयोध्या में बढ़ रही है, ऐसे में व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी इस पावन अवसर पर किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। इस बात को लेकर सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी पुरजोर कोशिश में मूर्त रूप देने में लगी है और यही वजह है कि लगातार तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ भी पहुंच रहे हैं
और जो लोग प्रयागराज के कुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग तमाम धार्मिक जो स्थल हैं, चाहे अयोध्या हो या नैमिष हो या अन्य स्थान, वहां पर कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या के दिन पहुंचकर पुण्य का लाभ जरूर लेंगे। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरते हुए नजर आए। वहीं इसके जवाबी कार्रवाई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद क्राइम ऑफ फादर हैं, उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करना चाहिए। आपको बता दें कि इधर बिहार में सियासी राजनीति बहुत तेज हो गई है, सभी एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मेहता ने कहा कि बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर जो सवाल खड़े किए हैं वो उचित थे, वो सही है। लालू प्रसाद क्राइम ऑफ द फादर हैं और 2005 तक जितने बिहार में क्राइम हुआ करता था उनके वो लीडर रह चुके हैं। इसको लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई है। वहीं जनता सभी पार्टियों के नेता एवं प्रवक्ता ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की धारणा शुरू कर दी है। जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद के विषय में जो कहा गया है, दिलीप जायसवाल बोले हैं, उनका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद क्राइम ऑफ द फादर हैं और 2005 तक जिस प्रकार से क्राइम थी वो बहुत ही विचारणीय थी। उन्होंने आगे कहा कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी लालू प्रसाद को क्राइम ऑफ द फादर उस समय कहा जंगल राज के नाम से उन्हें संबोधित किया गया था। अब इसको लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भाजपा जो बोल रही है, भाजपा का जो कहना है वो लालू प्रसाद के विषय में वो उचित नहीं है। लालू जी जब तक यहाँ पर थे वो वहाँ पर क्राइम की नहीं है। भाजपा एक क्राइम गठित पार्टियों के संगठन किया करता है और जो भी भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है वो गलत बयान दिया जा रहा है। अब देखना होगा इस बयानबाजी में राजनीतिक सरगर्मियाँ और कितनी तेज होती है और एक दूसरे पर पलटवार कहाँ तक हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, जेके 24/7 न्यूज़, पटना। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज दौरे पर हैं। प्रयागराज दौरे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तकरीबन 11:30 बजे जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद प्रयागराज की तमाम उन सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के घाट की सौंदर्यता, सुंदरता और दिव्य कुंभ को किस तरीके से अलौकिक बनाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की निगरानी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई और उसके बाद मीडिया को बयान देते हुए कहा कि प्रयाग का इस संगम में डुबकी लगाने का अर्थ है कि साफ तौर पे आप अपने कष्टों से, अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। संगम में स्नान करना अपने आप में एक बड़ी बात है और ये सौभाग्य अमित शाह को आज मिला, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन कहीं ना कहीं जब अमित शाह के प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने पर जनता को संभालने, जनता को मैनेज करने का काम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में था वो कहीं ना कहीं तितर बितर नज़र आया। इसलिए चूँकि वीवीआईपी मूवमेंट होने के नाते लाखों लोगों की भीड़ जो है वो त्रिवेणी संगम से डाइवर्ट कर दी गई अन्य घाटों के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही भी ये बात स्पष्ट की थी कि जो वीवीआईपी घाट होंगे उनकी निगरानी जो है वो अलग तौर से की जाए। लेकिन चूँकि गृह मंत्री की बात थी और जब अमित शाह सीधे जब 11:30 बजे वो पहुँचे तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम पहुँचे, त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने समीक्षा की और प्रयागराज में उन सुविधाओं को देखा जो सीधे जनता को दी जा रही हैं, यानी कि घाटों की सौंदर्यता, सुंदरता के साथ साथ लोगों के आने जाने की सुविधा के साथ साथ औपचारिक चीज़ें जो भी अस्पताल देखे उन्होंने, जो केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया, इस तरीके की तमाम चीज़ें अमित शाह ने देखी और देखने के बाद साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा इस कुंभ में जो तैयारियां प्रदेश सरकार की ओर से की गई हैं वो अपने आप में पेशकीमती हैं और यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन में अपनी जान लड़ा दी।
साफ तौर पे प्रयागराज का ये कुंभ अलौकिक और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसको देखते हुए आज अमित शाह ने भी उनकी तारीफ की। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ राजधानी में कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। हत्या कर डेड बॉडी को ले जा कर के लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोमती नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब पुलिस ने उस बॉडी को देखा और देखने के बाद उसकी शिनाख्त की, तो शिनाख्त में निकल के आया कि लखनऊ कैसराबाग कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला हिमांशु सोनकर की बॉडी है। उसके बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की और पड़ताल शुरू करते निकल के ये आया, उसकी पत्नी से जब पूछताछ शुरू की तो उसकी पत्नी के कई अवैध रिश्ते थे। उनमें एक प्रेमी जो था उससे मिल करके अपनी हिमांशु सोनकर की हत्या कर उस बॉडी को ले जा करके नदी में फेंक दिया था। उसके बाद पत्नी ने अपनी कथन में ये कहते हुए कहा कि हमारे शौक़ कुछ बड़े थे और हमारा पति रिक्शा चालक था जो हमारे शौक़ को पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद हमारे कुछ लोगों से गलत रिश्ते हो गए और रिश्ते होने के बाद हम उनके संपर्क में आ गए और हमारी कहानियाँ चलने लगी और उसके बाद कुछ कहानी इस तरह बनाई गई कि हमारे पति को मेरे रास्ते से हटा दिया जाए और हम तुमसे शादी कर लेंगे। उसके बाद प्रेमी ने अपने दोस्तों को बुलाया और एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट तैयार की। स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद उसको ले जाके हत्या कर दी और हत्या करने के बाद नदी में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल कर ली और उसके बाद पूरी तरह से खुलासा हो गया तो DCP पश्चिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा और जेल भेजने के बाद कुछ और तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का ये कहना है कि उनको भी मैं धीरे धीरे साफ कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसका जो प्रेमी है उसके कई और मामले निकल के सामने आए कि वो पहले भी कुछ लोगों की जो है हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। कैमरामैन किशन के साथ अशुल सिद्दीकी, JK24 लखनऊ।